नमस्ते। एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में आज की हमारी इस चर्चा में हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। आइए उन प्रागैतिहासिक जीवों की दुनिया में चलते हैं जो अपने विशाल और अजीबोगरीब रूप से खूंखार डायनासोर को भी बिल्कुल आम और साधारण बना देते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र में हम जायंट्स ऑफ डीप टाइम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जीवों की कुछ बहुत ही अजीबोगरीब शारीरिक बनावट और अंत में जीवाश्मों की पहचान में हुई कुछ मशहूर गलतियों पर एक नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटी सी क्विज भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले विषय से, जो है जायंट्स ऑफ डीप टाइम। पृथ्वी पर शुरुआती जीवन का दायरा कितना बड़ा था, ये समझने के लिए हमें टी-रेक्स और डायनासोर्स के युग से भी बहुत पहले अतीत की गहराइयों में झांकना होगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। डीप जियोलॉजिकल टाइम में जीवन ने कैसे कैसे रूप बदले, ये सच में हैरान करने वाला है। 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन युग के अजीबो-गरीब समुद्री जीवों से लेकर 12,000 साल पहले आइस एज के मैमल्स तक विकास का ये सफर डायनासोर के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले शुरू हुआ और उनके जाने के बहुत बाद तक चलता रहा। अब अगर हम आकार की बात करें तो इन प्राचीन आर्थ्रोपॉड्स का विशाल रूप किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब शुरुआती वैज्ञानिकों को एक आधुनिक ट्रक के आकार के पैरों के निशान मिले तो उन्हें लगा कि पक्का ये किसी विशाल एम्फीबियन का काम होगा, पर नहीं, ये निशान आर्थ्रोप्लूरा के थे। 8.5 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी एक विशालकाय मिलीपीड। जरा कल्पना कीजिए, ऐसे ड्रैगन फ्लाई जिनके पंख आज के बाज जितने बड़े थे और ऐसे बिच्छू जो एक इंसान के पूरे हाथ जितने लंबे थे। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? कल्पना कीजिए कि आप उस दौर में एक फील्ड डायरी लिख रहे हैं। इन इकोसिस्टम्स में जिंदा बचने के लिए आपको ऐसे ऐसे एपेक्स प्रेडेटर्स का सामना करना पड़ता जिनके बारे में सोचकर ही पसीना आ जाए। जैसे कि आइस एज का मेगलेनिया, 20 फुट लंबी और लगभग 1000 पाउंड वजनी एक खूंखार मॉनिटर छिपकली। इसकी जहरीली लार शिकार का खून बहने से रोकती नहीं थी, बल्कि उसे मौत के घाट उतार देती थी। या फिर डेवोनियन काल का जेकेलॉप्टेरस, एक 9 फुट लंबा पानी का बिच्छू। इसके 1.5 फुट के मजबूत पिंचर्स और विशाल कंपाउंड आंखें पानी में एक हल्की सी हलचल को भी पकड़ लेती थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव पर, इम्पोस्टर्स और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्रकृति में जिंदा रहने के लिए जीव कैसे एक दूसरे की और सफल डिजाइन्स की नकल करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बायोलॉजिकल नजरिए से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां, जिनका आपस में कोई सीधा नाता नहीं होता, वो समान चुनौतीपूर्ण माहौल में जिंदा रहने के लिए बिल्कुल एक जैसी शारीरिक विशेषताएं विकसित कर लेती हैं। इसे समझने के लिए मगरमच्छ के इन 2 दूर के रिश्तेदारों की शारीरिक तुलना से बेहतर क्या हो सकता है। एक तरफ है पोस्टोसूचस, एक 13 फुट लंबा टॉप प्रेडेटर जो 2 पैरों पर बहुत तेजी से दौड़ सकता था और जिसके जबड़े हड्डियां तक चूर चूर कर देते थे। और दूसरी तरफ है डेस्मैटोसूचस, जो एक शाकाहारी जीव था। अब मजे की बात देखिए, इसने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए हूबहू एंकिलोसॉरस की नकल की और उसके जैसा ही भारी भरकम कवच और कंधों पर नुकीले कांटे विकसित कर लिए। सर्वाइवल का क्या गजब का तरीका है। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं, जहां हम अजीबो-गरीब शारीरिक संरचनाओं यानी एलियन एनाटॉमीज और सर्वाइवल आर्मर पर बात करेंगे। फॉसिल रिकॉर्ड की गहराइयों में हमें ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जो शरीर की सामान्य बनावट के हर स्थापित नियम को सिरे से खारिज कर देते हैं। आज के जानवरों को देखें तो उनका शरीर एक तय खांचे में होता है। 2 आंखें सामने की तरफ, मुंह भी सामने और चीजों को पकड़ने के लिए हाथ या पैर। लेकिन कैम्ब्रियन युग के ओपेबिनिया ने तो मानव शरीर रचना के सारे नियम ही तोड़ डाले। ये जीव बस एक हथेली जितना बड़ा था, लेकिन इसके सिर पर 5 आंखें थीं। जी हाँ, 5। इसके अलावा एक लंबी लचीली सूंड थी जिसके सिरे पर एक पिंचर या चिमटी जैसी चीज थी और इसका मुंह शरीर के नीचे पीछे की तरफ खुलता था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसे क्लासिफाई करना पेलियंटोलॉजिस्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लाखों सालों के दौरान प्रागैतिहासिक महासागरों के खतरों से बचने के लिए इवोल्यूशन ने कुछ बेहद अजीबोगरीब सर्वाइवल आर्मर या कवच तैयार किए। कैमरोसेरस को ही देख लीजिए, 20 फुट लंबा एक रॉकेट जैसा कवच जिसके अंदर एक प्राचीन स्क्विड छिपकर रहती थी। फिर आता है विवाक्शिया,
कांटों और शल्कों से ढका हुआ एक ऐसा रहस्यमयी जीव जिसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो सीप घोंघा के परिवार का था या कोई समुद्री कीड़ा। और हाँ, साकाबामास्पिस को मत भूलिए। ये 1 फुट लंबा टेडपोल जैसा जीव था जिसने अपने सिर पर एक मजबूत हड्डियों की ढाल बना ली थी और उसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर थीं। ये सब प्रकृति के अनोखे रक्षा तंत्र के बेजोड़ नमूने हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मशहूर फॉसिल मिस आइडेंटिफिकेशंस। आपको बता दूं कि जीवाश्मों का अध्ययन हमेशा से इतना सीधा और स्पष्ट नहीं रहा है। कई बार तो दुनिया के सबसे होशियार वैज्ञानिकों ने भी अपनी शुरुआती खोजों को समझने में बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां की हैं। मिसाल के तौर पर जब महान चार्ल्स डार्विन ने मक्रोचीनिया के अवशेषों को पहली बार देखा तो उसकी खोपड़ी इतनी हैरान करने वाली थी कि डार्विन भी चकरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये लामा की कोई बहुत अजीब सी प्रजाति है। उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया कि क्या ये जीव गुब्बारे की तरह फूल सकता था। वाकई ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए ये जीव एक अनसुलझी पहेली बन गया था। इसका शरीर ऊंट जैसा था, पैरों में 3 उंगलियां थीं और सबसे अजीब बात, इसके नथुने इसकी आंखों के बिल्कुल बीच में थे। इसीलिए डार्विन सहित कई वैज्ञानिकों ने इसे लामा का वंशज मान लिया। लेकिन आज आधुनिक डीएनए विश्लेषण ने पूरी कहानी ही बदल दी है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि ये लामा नहीं बल्कि घोड़ों और गैंडों के परिवार से जुड़ा था। ऐसे जीव जिनके चेहरे और नाक की बनावट बिल्कुल सामान्य और सामने की ओर होती है। और अब सेक्शन 5 का समय आ गया है। इस अध्ययन सत्र को एक मज़ेदार एग्जाम रिव्यू क्विज के साथ खत्म करते हैं। आइए देखते हैं कि शुरुआती वैज्ञानिकों से जीवों को पहचानने में इतनी चूक क्यों हुई। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, कैम्ब्रियन युग के उस जीव यानी हेलुसिजेनिया के बारे में जो सच में अपने नाम की ही तरह एक हेलुसिनेशन या भ्रम पैदा करता था। आखिर क्यों इस जीव को 40 से ज्यादा सालों तक विज्ञान की किताबों में गलत तरीके से दिखाया गया? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। असल में वैज्ञानिकों ने इसकी जीवाश्म को गलती से उल्टा रखकर देख लिया था। जी हाँ, उन्हें लगा कि जो सख्त कांटे उसे शिकारियों से बचाते थे वो असल में उसके पैर थे और जिन टेंटिकल्स के सहारे वो चलता था वो खाना पकड़ने के काम आते हैं। बस एक तस्वीर को सही सीधा करने भर की देर थी और दशकों पुराना ये रहस्य तुरंत सुलझ गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। उसी ऊंट जैसे जानवर को याद कीजिए जिसने चार्ल्स डार्विन का दिमाग घुमा दिया था। वो कौन सी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक थी जिसने आखिरकार सूंड जैसी नाक वाले अजीबोगरीब मैक्रोचेनिया के विकासवादी वंश का रहस्य सुलझाया? इसका सही उत्तर है डीएनए विश्लेषण। इस आधुनिक तकनीक ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि मैक्रोसीनिया का संबंध घोड़ों और गैंडों से था, न कि किसी प्रागैतिहासिक लामा से। ये हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि शुरुआती पैलियोंटोलॉजी की गलतियों को सुधारने में आज की जेनेटिक तकनीकें कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। और अब आज का हमारा आखिरी सवाल, आइस एज के उस विशालकाय जानवर के बारे में सोचिए जो ऐसा लगता था जैसे अलग-अलग जीवों के पुर्जे जोड़कर बनाया गया हो। शुरुआती पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को ऐसा क्यों लगा कि चैलिकोथीरियम के अवशेष किसी एक जीव के नहीं बल्कि कई अलग-अलग जानवरों के मिले-जुले कंकाल हैं? इसका कारण ये था कि इसकी शारीरिक बनावट अपने आप में बहुत विरोधाभासी थी। इसके पिछले पैरों में घोड़े जैसे खुर थे और सामने के पैर किसी गोरिल्ला या ग्राउंड स्लॉथ की तरह लंबे थे जिनमें बड़े-बड़े पंजे थे। ये इतना अजीब था कि वैज्ञानिकों को सच में लगा कि उन्होंने कई प्रजातियों की मिली-जुली हड्डियां खोज ली हैं, न कि किसी एक अकेले शाकाहारी जीव की। तो आज की इस चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे जैसे हम डीप टाइम की इन खोई हुई कड़ियों को जोड़ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में उठता है। हमारे पैरों के नीचे धरती की गहराइयों में ऐसे और कितने असंभव से लगने वाले जीव दबे हो सकते हैं जो किसी भी दिन सामने आकर हमारे पूरे बायोलॉजिकल इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगे। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन रहस्यों को पढ़ते रहिए क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड हमें ये पक्की गारंटी देता है कि इवोल्यूशन के सबसे अजीब और अकल्पनीय अध्याय अभी भी सामने आना बाकी है।